हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद तिवारी और फिजिक्स के डाउट क्लीन व्हाई नॉट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं रेडिएशन चैप्टर से। तो पहला स्टेटमेंट है कि रेडिएशन इज ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा इसी में स्टेटमेंट है कि व्हेन द हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम द हॉट सोर्सेज द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द बॉडी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही और गलत है। आइए समझते हैं। रेडिएशन इज ट्रांसफर बाय द हीट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हीट है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में डिफाइन किया गया है, और जब हीट रेडिएट करती है तो ये दोनों सिस्टम पे डिपेंड करती है। जिस एटमॉस्फेयर या जिस दूसरे सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र हो रही है और जिस सिस्टम के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की जा रही है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। रेडिएशन नीड ए मीडियम टू ट्रेवल, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि थर्मल रेडिएशन टेक प्लेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ एवरी बॉडी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रेडिएशन को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो रेडिएशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि थर्मल रेडिएशन सारे टेम्परेचर पर होता रहता है, इवन वो 0 टेम्परेचर पर ही क्यों ना हो, हर टेम्परेचर पर रेडिएशन जारी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेडिएशन इज अ नॉट अ हीट, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्विटी इज 1। तो रेडिएशन इज अ नॉट अ हीट, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्विटी, इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि जो ऑब्जर्विटी होती है किसी भी सिस्टम की, जो ऑब्जर्विटी होती है, ऑब्जर्विटी किसी सिस्टम की, वो ये बताती है कि कौन सा सिस्टम कितना ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए किसी भी सिस्टम की ऑब्जर्विटी एक होती है, मैक्सिमम ऑब्जर्विटी एक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द इमिशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ एनी बॉडी इज इंडिपेंडेंट रेडिएशन बाय एनी नेक्स्ट टू इट। बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि जो इमिशन होता है यानी हीट का जो रेडिएशन है वो किसी भी अदर दूसरी बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, हर टाइम पर वो हीट को रेडिएट करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए फूड इंडस्ट्री कीप अ फूड कूल इन अ वेरी क्रूड मैनर बाय द रेडिएशन, इट पेंटेड इट्स वॉल इन वाइट एंड नॉट ब्लैक बिकॉज वाई। अब इसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं कि 3-4 नियम दिए गए हैं, किरचॉफ का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, और इसके आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। आइए हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो हीट रेडिएशन है वो क्या किसी सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ द विजन डज नॉट अफेक्ट रेडिएशन बिटवीन द टू पैरेलल बॉडीज, बट इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट्स कम टू द कर्व सरफेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि कह रहा है फ्रीजर एट अ 8 डिग्री सेंटीग्रेड will radiated heat transfer if meat is 29 Kelvin, its emissivity is 0.80, the average area is something that। तो इसके लिए हम स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम का इस्तेमाल करते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम ये कहता है कि जो हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जो हीट ट्रांसफ़र का जो रेट होता है वो टेम्परेचर की पावर 4th पावर के बराबर होता है, जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, और सारी डिजिट दी हुई है, उसके आधार पर कैलकुलेशन कर हम रिजल्ट निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेडिएशन डायरियर आर यूज्ड बाय द ड्राई गेन एंड reduced its the moisture content before the storage। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जब हम ओवन में गर्म करते हैं किसी भी प्रोसेस को, तो क्या उसके लिए हम रेडिएशन का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बोथ आर स्टेटमेंट इज अ पेरेंटिंग टू द रेडिएशन आर इज ट्रूथ। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन अ डीप फ्रीजर द वॉल ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द फूड मटेरियल बाय द, वो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो है रेडिएशन, सॉरी इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ किया जाता है इस तरह की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि
अगर जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, ये किस नियम को एक्सप्लेन करता है? तो जैसे हम सब जानते हैं कि वो बीन डिस्प्लेसमेंट को ये प्रूफ करता है। बीन डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है और किसी टेम्परेचर पर हीट को रेडिएट कर रही होती है तो वो किसी खास लैम्डा के लिए उसका जो लैम्डा है और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ये सर्किट का क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉडी डिस्चार्ज हो रही है तो कितनी देर के बाद वो अपनी इनिशियल करंट का वो घटकर कितना हो जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1/-T/RC, जहाँ पे RC एक टाइम होता है और इसके बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 0.63%। 0.63% ये बताता है कि कोई भी करंट कितने समय के बाद वो अपनी मैक्सिमम करंट का 0.63% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई LRC सर्किट है, अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो कितने समय के बाद वो अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का जो ओरिजिनल एनर्जी ओरिजिनल करंट है उसका घटकर कितनी इंटेंसिटी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम वो इस्तेमाल करेंगे Q इज इक्वल टू Q नॉट 1/-T/RC और अंत में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 0.37%। 0.37% ये बताता है कि कोई भी बॉडी डिस्चार्ज होते हुए अपनी प्रारंभिक करंट का 0.37% ही बच जाता है। फिर ये क्वेश्चन है कि ये सर्किट है जा रेजिस्टेंस 2 ओम और ये सीरीज़ में लगाया गया है और एक कैपेसिटेंस है 6 फैराडे का। तो चार्जिंग कांस्टेंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि T इज इक्वल टू C/R और उसके आधार पर 2 और 6 का गुणा करके हम रिजल्ट 12 प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हमें ये क्वेश्चन को रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें भी आपको R और C दिया गया है और आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा जा रहा है और टाइम कांस्टेंट के लिए हम फिर से वही T इज इक्वल टू R इंटू C का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें जो रिजल्ट होगा वो मिल जाएगा। T is equal to RC, that is the time constant. We know that the value of the current at that time in time interval is equal to 63% of the initial charge। जो हम बता रहे थे कि जो इनिशियल करंट है उसका 63% ही बची रहेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि while discharge what happened the current in the capacitive circuit। तो कैपेसिटिव सर्किट अगर लगा हो तो क्या होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द वैल्यू इज अ करंट इन द डिस्चार्ज कैपेसिटी सर्किट इज I इज इक्वल टू I0 1-e⁻⁻T/RC। ये इक्वेशन बताता है कि द करंट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाइल द डिस्चार्ज व्हाट हैपन द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटिव सर्किट। तो इसका एक्सप्लेनेशन वही वोल्टेज, जैसे हम करंट का वोल्टेज लिखते हैं, जैसे करंट का इक्वेशन लिखते हैं ऐसे वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे, बस इसमें 1 माइनस नहीं होगा। V इज इक्वल टू B0 1e⁻⁻T/RC हो जाएगा। जिसमें अंत में हमें जो रिजल्ट मिलेगा डिस्चार्जिंग में हम ये देखते हैं कि I इज इक्वल टू I0 1-e इज इक्वल टू -T/RC। इसमें करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी और उसमें करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो इक्वेशन बनती है उसमें करंट के लिए बनता है I इज इक्वल टू I0 1-e⁻⁻T/RC और वोल्टेज के लिए भी यही लगभग बनता है। इन एक्सपोनेंशियली जब इंक्रीज करेगी तो 1 माइनस होगा, अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं करेगी तो ऐसा नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।